देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। देखिए जो लोकतंत्र के सामने समस्या बड़ी क्या है, देखिए देखिए आप देखेंगे कि उत्पादन के संसाधनों का समान रूप से वितरण, उत्पादन के यानी कि हर एक व्यक्ति तक हर तरह की सुविधाएं पहुंच जाए, शिक्षा पहुंच जाए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच जाएं, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसके बाद सिंचाई है, खेत है, खलियान है, यानी कि हर तरह की जो सुरक्षाएं उसे दी जाए, सस्ते बीज दें, खाद दी जाए उसे, ठीक है, टेक्नोलॉजियाँ दी जाएँ उन्हें, ठीक है, उनको शिक्षित किया जाए, ठीक है, उनका शहरीकरण जो है यानी शहरीकरण किया जाए और शहर की तरफ उनकी जो माइग्रेशन है उसको रोका जाए, गाँव में रोज़गार पैदा किया जाए, महिलाओं को शिक्षित किया जाए। बहुत तरह की चीज़ें देखने के सामने हमारे सामने आती हैं। लेकिन क्या है कि भारत जो है अब तो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो गया। पहले तो सेकंड नंबर हम चीन से था, आज उन्होंने चीन को पछाड़ दिया है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरे विश्व में किसकी? भारत की है। अब इसकी जनसंख्या इतनी हो चुकी है, इतनी हो चुकी है, जिसके चलते आर्थिक संसाधन जो है उनको मुहैया कराना टफ हो गया है और प्राकृतिक संसाधनों का तो दोहन जारी है ही है। क्योंकि देखिए जनसंख्या भी है, लेकिन जनसंख्या के साथ साथ ये जनसंख्या कैसी है? अशिक्षित जनसंख्या है ये अशिक्षित है। देखिए इसमें हम दो टॉपिक को कर लेंगे, अशिक्षा और जनसंख्या, ये दोनों ही सामने आते हैं, तो इसको भी हम साथ साथ कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो जनसंख्या देखो, राजनीति के सामने अशिक्षा भी सबसे बड़ी चीज है ना। तो जनसंख्या क्या है? जनसंख्या बहुत बड़ा हिस्सा क्या है? अशिक्षित है। बहुत बड़ा जो समूह है उसको मालूम ही नहीं है कि उसके राइट्स क्या हैं, या उसे किस तरह से एक नॉर्मली समाज में बिहेव करना चाहिए, उसकी सामाजिक जिम्मेवारियां क्या हैं। पारिवारिक जिम्मेवारी की तो बात ही छोड़िए, अब सामाजिक जिम्मेवारियां हो गई आपकी, ठीक है। देखिए घर से ही सारी चीज़ें चलती हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक जिम्मेवारी, राजनीतिक जिम्मेवारी, उनके कर्तव्य है, ठीक है, और उनकी संविधान के प्रति आस्था, यानी कि संविधान के बारे में जानना ना जानना, ये सारी चीज़ें बड़ी मायने रखती है। लेकिन वो संविधान क्या चीज़ है उनको पता ही नहीं है, लोकतंत्र क्या चीज़ उन्हें पता ही नहीं है, उनके राइट्स क्या उन्हें पता ही नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं राज्य का क्या रोल है, उनकी अशिक्षा के चलते जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, जिसके अंदर परिवार नियोजन जैसी चीज़ें भी आती हैं ना। तो परिवार नियोजन जो है, परिवार नियोजन की बात कही जाती है, भाई हम दो हमारे दो बाकी सब रहने दो, ठीक है, ऐसे ऐसे नारे दिए जाते हैं। कहने मतलब क्या है कि दो हम दो हमारे दो, यानी कि जनसंख्या कंट्रोल की बात कही। परिवार नियोजन होगा तो सरकार के पास, देखिए अगर लोग कम हैं, जाहिर सी बात है, अगर हमारी फैमिली में 10 लोग हैं, कमाने वाले दो हैं, तो कहीं ना कहीं कमाने वाले भाई भले ही दो हो सकता है आप सबका लालन पालन कर ले, लेकिन अगर मान लीजिए उतनी ही इनकम है जो 2 लोग कमा रहे हैं, और उतनी ही इनकम के साथ सिर्फ 2 बच्चों को पालना हो आपको, एक जगह 10 पालना है और एक जगह 2 पालना है उतनी इनकम में, तो जो व्यक्ति 2 बच्चे पाल रहा है, जाहिर सी बात है इन 2 बच्चों को जो सुविधाएं मिलेंगी, इसकी जो एजुकेशन की क्वालिटी होगी, इसकी जो शिक्षा होगी, या इसके प्रति माता पिता की जो जिम्मेवारियां होंगी, वो ज़्यादा मजबूत देखने को मिलेंगी। भाई 10 बच्चों का ख्याल आप ज़्यादा रख पाएंगे या 2 बच्चों का ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे? 2 बच्चों अच्छे से रख पाएंगे, उनकी केयरिंग ज़्यादा अच्छी होगी, अच्छा फूड मिलेगा खाने को, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा वातावरण मिलेगा, माता पिता दोनों समय भी दे पाएंगे। कल को पैसे आपके पास 100 रुपये ही हैं, अब 100 रुपये 10 लोगों में बांटोगे तो हो गया काम खत्म, 10 10 रुपये बटेंगे सभी लोगों में, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आती देखने को। तो अगर मान लीजिए 2 ही आपके बच्चे हैं, है ना, 2 हैं तो 50 50 रुपये दिए, काम खत्म हो गया आपका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है उसको अच्छे से इंजॉय भी कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हम चीज़ देखते हैं, जनसंख्या वही चीज़ आती है कि हमारे पास संसाधन बहुत लिमिटेड है, प्रकृति का दोहन बड़ी तेजी से हो रहा है, बड़ी मात्रा में हो रहा है, ठीक है, जिस पर रोक लगाना करीब करीब असंभव हो गया है। हम साथ साथ लोगों को पर्यावरण सुरक्षा की बात ही पढ़ा रहे हैं, इन्वायरमेंटल साइंस भी स्टडी कराया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स जैसी चीज़ें कराई जा रही हैं, जैसे अपराधों को रोका जाए, साथ साथ वनों की कटाई, इन सब चीज़ों को रोका जाए, वृक्ष लगाए जाएँ, इस तरह की शिक्षाओं में, हमारी शिक्षाओं में शामिल किया जा रहा है, लोगों को पढ़ाया जा रहा है। अभी व्यक्ति शिक्षित ही नहीं है, स्कूल कभी गया ही नहीं है, तो इसने वनों का महत्व, नदियों का महत्व, पशु पक्षियों का महत्व, परिवार में व्यक्तियों का महत्व, परिवार में पिता माता बहन भाई, इनका, राज्य का क्या योगदान है इनके जीवन में, राज्य से इनका क्या संबंध है, राज्य किस हद तक इनके लिए हर तरह की सुविधाएं प्राप्त कराता है, या राज्य से ये किन किन तरह की चीज़ों की मांग कर सकते हैं, है ना, इनके विकास किन किन संसाधनों से हो सकते हैं, अपनी मांगे रखना, बहुत तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अच्छी एजुकेशन, अगर ये शिक्षित ही वर्ग नहीं है, अगर ये जनसंख्या शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं होगी तो परिवार नियोजन नहीं समझेगी, परिवार नियोजन नहीं समझेगी तो फिर दोबारा जनसंख्या की प्रॉब्लम आएगी। अब जब जनसंख्या की प्रॉब्लम आएगी तो उसके चलते क्या होगा? भूखमरी फैलेगी, खाना नहीं होगा, ठीक है।
और नदियाँ प्रदूषित होंगी, जाहिर सी बात है। देखिए 2 लोगों को आप शिक्षित कर सकते हैं, 2 लोगों को आप समझा सकते हैं। देखिए 2 में से हो सकता है 1 माने, 1 ना माने। तो एक जो पॉल्यूशन फैलाएगा, ठीक है, उसको स्टमक कर सकती है, वो मैनेजेबल होगा, प्रकृति उसको बैलेंस कर सकती है। लेकिन मान लीजिए इसके अंदर सिर्फ आपके 10 लोग हैं, इसमें से मान लीजिए संभावना मान लेते हैं हम 2 लोग समझ गए, 8 लोग अब जो ये कोहराम मचाएंगे, जो बाकी 8 हैं, ये कितना बड़ा लॉस करेंगे प्रकृति का। तो यानी कि जो 8 लोग जो बचते हैं, ये और बनाम 1, आप देखेंगे ये कितना प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा और ये कितना पहुंचाएगा। तो कहने का मतलब है कि जनसंख्या अगर कंट्रोल्ड होगी, चीज़ें सही से चलेंगी, तो क्या होगा, देश का विकास होगा। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलती है जनसंख्या। और जनसंख्या भी हमारे पास कैसी है, अशिक्षित है। क्योंकि हमारी देखिए अभी भी भारत के अंदर इतनी शिक्षा भले ही हमने हर स्केल पर डाली है, 8वीं कक्षा तक हमने निःशुल्क शिक्षाओं की बातें कही हैं, जिसमें हमने चाइल्ड लेबर भी जिसे हम कहते हैं, है ना? चाइल्ड लेबर को भी हमने ख़त्म किया है ना? चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते। तो इस तरह की जो चीज़ें हम जो योजनाएँ लेकर आए हैं, वो क्या है कि कहीं न कहीं एक स्वस्थ लोकतंत्र को लाने की बात कही गई है। लेकिन अगर मान लीजिए हम देखते हैं भाई यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे बर्तन माँजते हैं, चाय की दुकानों पर काम करते हैं, ठीक है? भीख माँगते हैं, तो वो क्या है, उनके परिवार में जो भीख माँग रहे हैं, जो बर्तन माँज रहे हैं, उनके परिवार में देखना शिक्षाओं का अभाव होगा। ऐसा नहीं है कि वो माता-पिता, देखिए आप कई बार ऐसे भी देखेंगे माता-पिता शिक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। कहीं न कहीं उनको एक लाइफ़ की इम्पोर्टेंस दिखी, समझे आप? देखिए ज़रूरी नहीं है पढ़ा-लिखा माता-पिता होगा तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अनपढ़ होगा तो नहीं पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि माता-पिता की अप्रोच, माता-पिता किस ढंग से सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है माता-पिता भिखारी होते हैं, मैंने एक ऐसे भिखारी को देखा, एक हमारे यहाँ भिखारन आती थी माँगने, वो अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। पति-पत्नी दोनों भीख माँगते थे, लेकिन उनका बच्चा स्कूल जाता था। तो कहीं न कहीं भीख माँगने से कहीं न कहीं वो लज्जित हुए होंगे। कहीं न कहीं उन्हें लगा होगा कि ये जो हमने प्रोफ़ेशन या जो हम काम करते हैं, या किसी भी कारणवश हमारे शरीर के चलते, या फिर कह लीजिए हमने इन चीज़ों को एक रिवाज ही बना लिया है, भीख माँगना, उसके चलते। लेकिन उनको कहीं न कहीं उसका दंश झेला होगा, उन्होंने उस चीज़ की पीड़ा झेली होगी, नहीं, हमने तो किया, हमारे बच्चे ना करें। ठीक है? इसलिए अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाया उन्होंने, ट्यूशन भी पढ़ाया। तो कहने का मतलब क्या है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको शिक्षित कर रहे हैं, अपने बच्चे को। कैसे? क्योंकि उनको पता लगा शिक्षा का स्थान क्या है, शिक्षा के मायने क्या है। तो कहीं न कहीं जब लोग शिक्षित होंगे, चीज़ों को जानेंगे, तो बाकी सब चीज़ों पर, चाहे प्रकृति का जो नाश कर रहे हैं लोग, वो वही लोग करते हैं, ठीक है? जो शिक्षित नहीं होते हैं। ठीक है? मैं साक्षरों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस हर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो वाक़ई में शिक्षित होता है, वो अपने कर्तव्य को, अपने अधिकारों को भली-भाँति जानता है और उसके अनुरूप ही वह कार्य करता है। उसको पता होता है कि वो देखिए उसके पास कंसाइंस होता है, उसके पास अंतःकरण होता है, उसे पता होता है कि मेरे क्या फ़र्ज़ हैं, मेरे क्या कार्य हैं। तो उसके हिसाब से अपने बिहेवियर को यानी कि एस्टेब्लिश करता है, अपने बिहेवियर को एक एग्ज़ाम्पलरी सेट करता है समाज में। ठीक है? ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसमें हम एक जनसंख्या को हमने इसके अंदर देख लिया। जैसे अब इसके अंदर हमारा अशिक्षा भी इसके अंदर भी हम मान लेते हैं, एक काउंट ही हो जाता है क्योंकि ज़्यादा बड़ा इसमें मामला हम देखने को मिलता नहीं है। ठीक है? और सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर हम देखते हैं, जातिवाद इसके अंदर हम देख लेंगे, ठीक है? गरीबी हो गई। गरीबी भी मान लीजिए इसी के अंदर हम कर लेंगे, आगे जाके इसको थोड़ा ऐड कर लेते हैं। ठीक है? इसके अंदर एक बात मानते हैं, एक तो गरीबी हो गई, है ना? इसको इसमें हम एक गरीबी को ले लेते हैं, ठीक है? और इसके अंदर हम जातिवाद को ले लेते हैं। देखिए, अब ये जातिवाद जो है, देखिए जातिवाद के चलते ही लोग गरीब रह गए, ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन इनका शोषण हुआ जातीय आधार पर, ये गरीब रह गए, विकास नहीं हुआ। पढ़ना चाहता है व्यक्ति, लेकिन समाज में सम्मान नहीं है। यहाँ समाज में क्या है, पिछड़ापन है। देखिए मेरा यहाँ सामाजिक पिछड़ापन से मतलब नहीं है कि जो निम्न जाति के लोग रहे हैं, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वो सामाजिक रूप से पिछड़े रहे हैं। मेरा कहने यहाँ पर पिछड़ापन का अर्थ सीधे सीधा यही है कि सामाजिक दृष्टि से इन्हें पिछड़ा देखा जाता था। उस समय का जो समाज रहा, उन्होंने हमेशा इनसे उपयोग तो लिया, इनसे कार्य तो लिया, लेकिन इनको सम्मान नहीं दिया, इनको इनका वाजिब स्थान नहीं दिया। तो ये जो चीज़ थी, इसके चलते क्या हुआ कि गरीबी पैदा हुई है भाई, ये भी देखने को मिलता है ना? ये भी देखने को मिलेगा आपको। तो कहीं न कहीं जातिवाद जैसी चीज़ें जो हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है ना? जातीय आधार पर देखिए हमने जनगणना भी हम करते हैं, तो कहीं न कहीं लोग कहते हैं जातीय आधार पर हमने जो भी कानून बनाए हैं ना, उसके चलते क्या हो जातिवादी भावनाएँ और ज़्यादा गहरी हुई हैं। मैंने कहा ना कि अब बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं,
सिर्फ अंबेडकर को जोड़ते हैं निम्न जातियों के जिसे कहते हैं मरसाई के रूप में या फिर निम्न जातियों के नेता के रूप में, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने हमेशा हमेशा ये कहा है जो भी व्यक्ति वंचित रहा है, चाहे वह किसी भी जाति या बिरादरी का हो, ठीक है, गरीब सबसे ज़्यादा वंचित रहता है, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता, ठीक है। देखिए, हालांकि इन्होंने सिर्फ जाति की बात ही नहीं की, इन्होंने महिलाओं की बात की, बच्चों की भी बात की है। महिलाओं का जो संपत्ति में अधिकार देखने को हमें मिलता है, वो अम्बेडकर जी का दिलाया हुआ है। उन्होंने इन सब चीज़ों पे हिंदू कोड बिल आप जब पढ़ेंगे उसमें इन सब चीज़ों को देखेंगे आप। लोग शिक्षित करने की बात कही। अम्बेडकर जी ने कहा भले ही आप गरीब हैं, पैसा आपके पास नहीं है, आपके पास एक जोड़ी कपड़ा है, 2 जोड़ी कपड़े आपके पास है, चाहे वो फटे हुए हैं, लेकिन आप उन्हें धोकर पहने, गंदे ना पहने। धोकर पहनेंगे तो वो फिर भी अच्छा लगेगा। देखिए, फटा कपड़ा बुरा नहीं लगता जितना गंदा लगता है ना। उनका कहना था कि आप कपड़ा धो के पहन लीजिए, नए नहीं रह सकते, कपड़ा कम से कम धोकर तो पहनिए, आप नहा धोकर तो रहिए, साफ सुथरे तो रहिए, दारू मत पीजिए आप। क्योंकि उस समय क्या होता था कि गरीब जो होता था वो नशों में ज़्यादा होता था, ठीक है। एक तो गरीब फिर ऊपर से नशे की आदत लग जाए तो कहीं, और जातीय सम्मान बिल्कुल नहीं, जगह जगह जिसको धुतकारा जाएगा वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ अग्रसर होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी, नशाखोरी, इन सब चीज़ों के खिलाफ भी इन्होंने बातें बोली। उन्होंने बोला जो जातीय भेदभाव है उसके चलते क्या हुआ है, समाज में बहुत गहरी खाई बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे भरना या जिसे पार करना बड़ा मुश्किल देखने को मिला, ठीक है। इसलिए शायद अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया कि उनको लगा कि हाँ, हिंदू धर्म में सम्मान नहीं मिलेगा। और मुसलमान धर्म के अंदर भी आप देखें, वहाँ पर भी सिया सुन्नी जैसे झगड़े देखने को मिलते हैं, है ना। क्रिश्चनों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती। लेकिन जब वो बौद्ध धर्म की तरफ गए, ठीक है, तो वहाँ पर व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं थी, भेदभाव नहीं था। और वहाँ पर जो बौद्धिक जो चेतना थी या बौद्धिक जो धारा थी, है ना, वो बड़े ही ऊंचे लेवल की थी। आज भी अगर आप बौद्ध धर्म के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, तो आप किसी भी जाति धर्म से हो, आप जब उसको पढ़ेंगे तो उनसे अवश्य ही प्रभावित होंगे। आप बच ही नहीं सकते महात्मा बुद्ध से। वो बहुत ही सॉलिड बात करते हैं, बहुत बौद्धिक। बौद्ध धर्म जो है वो बौद्धिक, बहुत ही इंटेलिजेंट रिलीजन है, जिसके अंदर कोई भी बात, है ना, हवा में नहीं कही है। हर चीज़ का उन्होंने साक्षात्कार की बात कही है। उन्होंने कहा कि आप आके देख लीजिए, आप जान जाएंगे चीज़ों को। बुद्ध कहते थे आप मेरा सिर्फ निवेदन स्वीकार कर लीजिए, मेरे साथ बस चलने के लिए तैयार हो जाइए, आप खुद ही देख लेंगे कि मंदिर में दिया जला हुआ है। मैं कहता हूँ मंदिर में दिया जला, ये मत मानिए, आप मेरे साथ चलिए बस, और चलकर देख लीजिए, फिर मेरा भी कहना ना कहना मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आपने उस चीज़ का साक्षात्कार कर लिया। तो महात्मा बुद्ध जैसी जो फिलोसफी थी, इसमें उन्होंने कहा है, महात्मा बुद्ध की फिलोसफी कोई छोटा बड़ा नहीं है ना, कोई भेदभाव नहीं था उनके पास। तो कहीं ना कहीं जब अम्बेडकर जी उसको ज्वाइन करते हैं तो उनको फिर उपाधि भी मिलती है, आधुनिक महात्मा बुद्ध की उपाधि भी उन्हें दी गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हम चीज़ देखते हैं, जब बौद्ध धर्म हो उनके अंदर जो जातिवाद नहीं थी, और ये जातिवाद जो था ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को तोड़ रहा है, लोकतंत्र की गरिमा को खत्म कर रहा है। तो जातिवाद को खत्म करने की बातें की, इसलिए कहा गया रिजर्वेशन दिया जाए, जिस रिजर्वेशन पे बातें कही जाती है कि भाई ये हमारा जो समानता का अधिकार है, आर्टिकल 15 जो है उसका अवहेलना की गई है, ये सब चीज़ें की हैं, वो सब चीज़ें की गई हैं, है ना। लेकिन प्रथम जो संविधान संशोधन था उसमें इस चीज़ को साबित कर दिया गया ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कहा गया यहाँ पर ये संरक्षणकारी विभेद है, इसको हम भेदभाव नहीं कहेंगे। भाई संरक्षण देना पड़ेगा इनको, अग्रणीय करने के लिए, इनको आगे करने के लिए इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। आज आप देखिए जितने भी जाट गुजर हैं, बड़ी बड़ी जो बिरादरी के लोग हैं जिनके पास जमीन जायदाद, जमींदार हैं, ठीक है, ब्राह्मण वर्ग कोई भी वर्ग रहा हो, ठीक है, जो भी हमेशा से जमींदार रहे, आप देखेंगे उनके पास आज भी जमीन है, आज भी उनके पास अपनी प्रॉपर्टी है। लेकिन निम्न जाति के लोग आपको जमींदार बहुत कम देखने को मिलेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनका शोषण हुआ है। अन्य जो जाति के लोग कहते हैं इनको रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है। अब आप एक बात देखिए, अगर मान लीजिए जितने भी लोग ऊंची कम्युनिटी से जो लोग रहे, जिन लोगों के पास मुआवजा आया, जमीन थी, सब चीज़ें थी, है ना, अब उन लोगों के पास जो पुश्तैनी चीज़ें आ रही हैं, है ना, चाहे वो मुआवजा हो, चाहे किसी भी तरह की जमीन जायदाद हो, है ना, अगर वह व्यक्ति अगर तैयार हो जाते हैं कि भाई चलो आज हम बराबर खड़े होते हैं, हम अपना जितना भी पूर्वजों से हमें जो मिला है जमीन जायदाद या हमें मुआवजा, हम वो सब छोड़ देते हैं, और आप भी जो रिजर्वेशन मिला है वो भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर ऐसा कोई ऊंची बिरादरी का व्यक्ति कहता है, तब तो बात सिमिलर देखने को मिलेगी। वो नहीं छोड़ सकते भाई, उनको तो कुछ है ही नहीं, है ना। जातिवाद के जो शिकार लोग रहे उनके पास तो कुछ था ही नहीं, जमीन जायदाद कुछ थी ही नहीं, पुश्तैनी कोई चीज़ थी ही नहीं, आपके पास है। आप उसके आधार पर भी आज भी आपका सम्मान है समाज में, आज भी आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी देखने को मिलती है।
इनको रिजर्वेशन मिलने के बाद भी इनका कहीं आर्थिक उत्थान देखने को नहीं मिलता है। हम कहते हैं कि आप अपना जो भी आपके पास आर्थिक संसाधन है, जो भी आपको पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं, वो सारा सरेंडर कर दीजिए राज्य को, तब तो ये तब हम उस पर ही विचार करेंगे। क्या ये लोग सरेंडर करेंगे? नहीं करेंगे। करते ही क्योंकि शिक्षित है ही नहीं ये वर्ग अभी इतना, है ना। जातीय भेदभाव के चलते जो निम्न जाति के लोग हैं उन्होंने बड़ी तेजी से विकास किया, बहुत तेजी से विकास किया। पढ़ाई के अंदर अगर आप देखेंगे 80%, जो 80% हम जनसंख्या में देखते हैं वो तो हमेशा निम्न जाति के लोग ही हैं। 20% ही तो जनरलों में काउंट होते हैं, 80% तो यही लोग हैं। और इन्हीं लोगों की बुनियादों पे चीज़ें खड़ी हुई हैं। सेवक के रूप में इनको देखा गया, लेकिन सेवक नहीं थे, ये बेसिकली मेकर थे, है ना। इन्होंने तो समाज को बनाया, समाज के ढांचे को तैयार किया। तो यहाँ पर इन लोगों के पास जो रिजर्वेशन है वो इसलिए दिया गया कि ताकि जो विषमता है, आर्थिक विषमता जो है ना, आर्थिक विषमता को खत्म करने की बात कही है। किसको? आर्थिक विषमता। ये जो आर्थिक विषमता है इसको खत्म करने की बात कही गई है, जैसे रिजर्वेशन दिया गया है, इसलिए आरक्षण के चलते चीज़ चलती हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम भेदभाव देखते हैं वो इसी आधार पर है। हालांकि देखिए आज भी बड़े बड़े जो लोग भले ही अफसर बन जाते हैं उनका फिर भी जातीय भेदभाव होता है, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान की नज़र में सबका समान सम्मान है ना, और सबको समान अपॉर्चुनिटी भी देता है। लेकिन जो किसी को सम्मान देना वो बहुत ही व्यक्तिगत बात हो जाती है ना। तो कई समाज आज भी ऐसे हैं जो एक दूसरे को हीन भावनाओं से देखते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए वो समाज उन्नत हुआ ही नहीं है। जब तक मनुष्य मनुष्य का दुश्मन रहेगा तब तक तो कुछ होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ इसमें देखने को मिलती है। तो कहीं मोटे मोटे तौर पे ये देखने के सामने मिलती है। ये फिर आतंकवाद और भी टॉपिक आते हैं जो इंटरनेशनल रूप में दिखते हैं, और भी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन अभी आज हम इसको सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जिसमें इतनी चीज़ें हमने जानी है कि ये किन किन तरह के भेदभाव देखने को मिलते हैं। हालांकि देखो इसके अंदर एक चीज़ और आती है जिसे हम क्षेत्रीयवाद भी कहते हैं, क्षेत्रीयवाद, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं, अब छिड़ गया था टॉपिक। तो ये क्षेत्रवाद में क्या है कि अपने क्षेत्र के प्रति ज़्यादा प्रेम, ठीक है ना, क्षेत्रीय भावनाएं, क्षेत्रीय लगाव। इसलिए आप देखना क्षेत्रवाद के चलते क्षेत्रीय दलों ने जन्म लिया, है ना, क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ है। अब क्षेत्रीय दल इतने इतने पावरफुल हो गए हैं कि ये राजनीति को प्रभावित करते हैं। नहीं, अपने क्षेत्र को ऊंचा बताते हैं। अब देखो अपने क्षेत्र को ऊंचा मानना बहुत अच्छी बात है, चीजें करना अच्छी बात है, अपने क्षेत्र से अपने राज्य से प्यार करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि क्षेत्रीय आधार पर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, लड़ना, वो चीज़ ठीक नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र में बिहार के लोगों को भगाया गया कि आप नहीं आ सकते यहाँ पर, इस तरह की चीज़ें महाराष्ट्र में इससे पहले भी हुआ था। जो तमिल के जो लोग थे वो आते थे, है ना। वहाँ पर भी ठाकरे साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि भाई हमारा पाव नहीं बिक रहा है ना, इनका वड़ा, हमारा यानी कि पाव नहीं बिक रहा है और इनका वड़ा और इडली बिक रहा है। तो उन्होंने उस समय नारा दिया था, उठाओ लूंगी बजाओ पुंगी, भगाने की बातें कही गई उनको। फिर उसके बाद फिर उन्हीं के जो ठाकरे के जो वंशज रहे उन्होंने, फिर राज ठाकरे ना, उन्होंने फिर इस तरह की बातें कही कि बिहार का व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अन्य क्षेत्र कोई व्यक्ति नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी यहाँ पर उन्होंने फिर उनको भगाया। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो राजनीतिक ज्ञाता थे उन्होंने इस चीज़ की अवहेलना की, इस चीज़ को भास्कर विरोध किया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्षेत्र, अब क्षेत्रवाद जैसी भावनाओं को कैसे बढ़ा सकते हैं आप, है ना। कहीं ना कहीं अलगाववाद, क्षेत्रवाद जैसी देखने को चीज़ें मिली हैं जो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है। तो यहाँ पर जो हम चीज़ देखते हैं कि क्षेत्रीय जो आधार पर जो हमारी, देखो लगाव होना की अच्छी बात है, लेकिन वो भारत का नागरिक भी तो यहाँ पर, देखो एक ही नागरिकता, दोहरी नागरिकता थोड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो उस आधार पर लड़ाई झगड़ा कर, देखो जहाँ पर दोहरी नागरिकता वहाँ पर भी ऐसे भेदभाव नहीं है, मैं तो ये कहूँगा वहाँ पे देखने को ही नहीं मिलते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए एक ही नागरिकता उसके बाद भी लोग इस तरह की भावनाएं रखते हैं। तो देखिए भारत के नागरिक आप कहीं पर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं आप। तो ये क्षेत्रीय जैसी जो चीज़ें हैं, इन भावनाओं से देखना एक दूसरे को चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रवाद देखने को मिला, उसके चलते क्षेत्रीय दल बना। देखो क्षेत्रीय दल का काम तो बहुत अच्छा है, अपने क्षेत्र के विकास की बात कर, अपने लोगों के विकास की बात करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल जब राजनीति को प्रभावित करने लगते हैं, यानी कि यहाँ पर एक पार्टी है जिसका मोटो सिर्फ यही है कि भाई हमारा जो हित है उसी को ध्यान में रखकर कानून बनाया जाए, उसी के आधार पर वो सहमति दिखाते हैं। मान लीजिए पंजाब, जैसे पंजाब है, पंजाब के अंदर अकाली दल है, उसका बहुत वर्चस्व है। अब वो ये कहेगा कि भाई हम उसी को वोट देंगे जो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा सीधा सीधा राजनीति प्रभावित होगी। भाई देखो जो भी
केंद्र की सरकार है या जो जो भी सरकार में जो सत्ता होती है ना, जिसके हाथ में सत्ता है, भाई वो तो सबका समान रूप से विकास की बात करेगा। लेकिन जब एक दल का वर्चस्व हो जाता है, वो सभी लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेता है, तो यहाँ पर एक अच्छी स्वस्थ लोकतंत्र या अच्छी सरकार बनाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये तो सिर्फ अपनी मांग की बात करेगा, इसको और लोकतांत्रिक हित की बात हट जाएगी इसके दिमाग से। इसके हित में जो बातें रहेंगी वो क्या रहेगी, क्षेत्रीय बातें रहेंगी, इनके लोगों के विकास की बात रहेगी। देखिए, लोक विकास की बात ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय हित सबसे ज़्यादा सर्वोपरि हो जाएगा, उसकी प्राथमिकता आ जाएगी। जबकि इनके लिए सभी जो केंद्र की सरकार होगी उसके लिए क्या होगा, सभी के हितों की बात होगी ना, किसी एक दल की बात थोड़ी कर सकते हैं आप। भाई पंजाब में सिर्फ अकाली दल ही थोड़ी रहता है, और भी तो लोग रहते हैं, और भी तो लोगों के अधिकार हैं, और भी तो जाति धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, तो कहीं न कहीं उन चीज़ों को ये प्रभावित करती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे आज आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये टॉपिक ले आया था, मैंने इसलिए इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है? तो अब आप प्रश्न बनाइए, प्रश्न लाइए, ठीक है? कोई भी टॉपिक मुझे बताइए कि सर आज हम इस विषय पे पढ़ना चाहेंगे, वो हम विषय लेंगे, फिर हम उस विषय पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज इतना ही है, ठीक है? बाकी आप पढ़िए और फिर उसको क्वेश्चन को लेकर आइए। ओके, बाय, टेक केयर।